नमस्कार। आज के इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जोएल ग्रीनब्लैट की किताब द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक छठी क्लास के बच्चे जेसन की कहानी है। वो स्कूल में च्युइंगम बेचकर मतलब ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। और ये कहानी निवेश के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सिद्धांत को समझने का एक बढ़िया तरीका है। बिल्कुल सही, काफी अनोखा तरीका है समझाने का। तो हमारा मकसद है कि इस कहानी से ये समझें कि किसी बिजनेस की वैल्यू कैसे तय की जाती है और अच्छी चीजों को सस्ते में खरीदने का मतलब क्या होता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। तो कहानी यूं है कि जेसन वो 25 सेंट में गम का पैकेट खरीदता है जिसमें 5 स्टिक होती हैं। ठीक है। और हर स्टिक वो अलग से 25 सेंट में बेच देता है। अच्छा। मतलब हर पैकेट पर सीधा $1 का मुनाफा। वाह, कमाल है। और वो रोज स्कूल में करीब 3 से 5 पैकेट बेच लेता है। छोटा सा पर बड़ा फायदेमंद बिजनेस। हाँ, बहुत बढ़िया। और कहानी में मजा तब आता है जब लेखक मतलब ग्रीनब्लैट अपने बेटे बेन से पूछते हैं हाँ। कि भाई अगर तुम्हें जेसन के इस बिजनेस का आधा हिस्सा खरीदना हो, मतलब अगले 6 साल तक जब तक जेसन स्कूल में है, उसके आधे मुनाफे पर तुम्हारा हक हो, तो तुम आज कितना पैसा दोगे इसके लिए? अच्छा, ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो बेन हिसाब लगाता है। सोचता है कि अगर जेसन रोज 3 पैकेट भी बेचता है तो साल में $500 से ज्यादा कमा लेगा और अगले 6 साल में ये करीब $3000 हो सकते हैं। अच्छा, खासा अमाउंट है। हाँ, तो उसका आधा हिस्सा हुआ $1500। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इस $1500 के नंबर पर पहुंचता है, बेन एकदम से कहता है नहीं, मैं $1500 तो नहीं दूंगा। हाँ। और इसकी वजह भी काफी लॉजिकल है। बिल्कुल। वो कहता है एक तो $1500 देकर $1500 ही वापस मिले, इसमें फायदा क्या है ना? सही बात। दूसरा, ये पैसे उसे आज थोड़ी मिल रहे हैं, ये तो अगले 6 साल में धीरे धीरे मिलेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आज $1500 लगाकर इतना लंबा इंतजार क्यों करे कोई? और फिर तीसरी बात, क्या गारंटी है कि जेसन इतना कमा ही लेगा? हाँ, रिस्क। हो सकता है कोई और बच्चा गम बेचने लगे, कंपटीशन आ जाए या स्कूली बैन लगा दे। मतलब जोखिम तो है। बिल्कुल। और बेन की यही जो सोच है ना, यही हमें निवेश के 2 सबसे अहम सबक सिखाती है। कौन से? एक तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसे का समय मूल्य, कि आज का रुपया कल के रुपए से ज्यादा कीमती है। हाँ, ये तो है। और दूसरा है रिस्क असेसमेंट, मतलब जोखिम का अंदाजा लगाना कि भविष्य की कमाई कभी भी पक्की नहीं होती। अच्छा, तो इन सब बातों को सोचकर बेन क्या फैसला लेता है? वो सोच समझकर मोल भाव करके कहता है कि वो आज $450 दे सकता है। $1500 के आधे हिस्से के लिए $450? हाँ, उसे लगता है ये ठीक सौदा है। आज $450 लगाओ और उम्मीद करो कि अगले 6 सालों में लगभग $1500 मिलेंगे, वो भी जोखिम उठाने के बदले में। समझ गया। और यहीं पर मतलब कहानी का असली कनेक्शन जुड़ता है निवेश से। बिल्कुल। लेखक फिर अपने बेटे को समझाता है कि उसका अपना काम, मतलब एक निवेशक का काम, बिल्कुल यही तो है। अच्छा। हाँ, वो स्टॉक मार्केट में बिजनेस के हिस्से खरीदता है और उसका काम भी यही है। पहले बिजनेस की कमाई का अंदाजा लगाओ, समझो कि उसमें कितना जोखिम है, और फिर कोशिश करो कि उसे उसकी जो असली कीमत है उसे काफी कम दाम पर खरीद सको। मतलब जैसे बेन ने जेसन के गम बिजनेस का किया। बिल्कुल। ये जो साधारण सा हिसाब है ना, यही बड़े बड़े सफल निवेशकों के काम का आप कह सकते हैं सार है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, बेन भी यही सवाल पूछता है कि अगर कोई बिजनेस वाकई $1000 का है तो कोई उसे 500 में बेचेगा क्यों भला? मतलब ये बात कुछ हजम नहीं होती। होता है। कहाँ? स्टॉक मार्केट, जहां अच्छे भले बिजनेस अपनी असली कीमत से बहुत कम दाम पर कभी कभी मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ ठंडे दिमाग और हिसाब किताब से नहीं चलता। वहां लोगों का डर, उनका लालच, उनकी भावनाएं, ये सब कीमतों पर बहुत असर डालती हैं। अच्छा। और इसी वजह से कीमतें कभी-कभी बिजनेस की असलियत से बहुत ऊपर या बहुत नीचे चली जाती हैं। तो मतलब किताब का असली मकसद यही सिखाना है कि स्टॉक मार्केट में ये जो सस्ते सौदे हैं, जिन्हें बार्गेन इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाए। हाँ, बिल्कुल। लेखक एक मैजिक फॉर्मूला का भी जिक्र करते हैं। हाँ, सुना है मैंने। लेकिन वो ये भी साफ कहते हैं कि फॉर्मूला अपनी जगह है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है इस पूरी सोच पर, इस कहानी के सबक पर, मतलब इस तरीके पर विश्वास करना। विश्वास करना क्यों जरूरी है इतना? क्योंकि देखिए, सिर्फ फॉर्मूला जानने से क्या होगा? अगर बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और आप घबरा गए और सब बेच बाच कर निकल गए। हाँ, ये तो होता है। विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं, कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, न कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा
या स्टॉक का भाव। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि निवेश का मतलब सिर्फ स्टॉक खरीदना बेचना नहीं है। इसका मतलब है किसी बिजनेस को समझना, उसकी कीमत का अंदाजा लगाना। और फिर उसे सही दाम पर, मतलब डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ढूंढना। ठीक वैसे ही जैसे बेन ने जेसन के छोटे से गम बिजनेस के साथ किया। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। लेखक ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग, यहां तक कि कई प्रोफेशनल निवेशक भी, इस सीधे सरल तरीके को जानते हुए भी इस पर टिके नहीं रह पाते। ये तो अजीब बात है। हाँ, तो सवाल यह है कि अगर ये तरीका वाकई काम करता है और अच्छे बिजनेस सच में स्टॉक मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, तो आखिर वो क्या चीज़ है जो लोगों को इसका लगातार इस्तेमाल करके सफल होने से रोकती है? क्या ये सिर्फ विश्वास की कमी है, या जानकारी पूरी नहीं है, या फिर हम सब बाजार के रोज के शोरगुल और अपनी भावनाओं में ही बह जाते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।
स्वागत है। आज हम पैसे बढ़ाने के एक ऐसे तरीके पर बात कर रहे हैं जो बैंक एफडी या सरकारी बॉन्ड से थोड़ा अलग है। हाँ, मतलब थोड़ा ज्यादा रोमांचक शायद। कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किसी चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदार बनने की। हाँ, मतलब अपना पैसा किसी कंपनी के साथ ग्रो करने देना। बिल्कुल। तो सोचिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई है जेसन। ठीक है। उसकी एक सफल गम स्टोर चेन है, जेसन्स की गम शॉप्स। काफी चल रही है। अच्छा। अब वो अपने बिजनेस का मान लीजिए आधा हिस्सा बेचना चाहता है। ओके, विस्तार के लिए या किसी और वजह से? हाँ, वजह कुछ भी हो। और वो पूरा आधा हिस्सा किसी एक आदमी को नहीं बेच रहा है। अच्छा, तो फिर? उसने क्या किया, कंपनी के मालिकाना हक को 10 लाख बराबर हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, शेयर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, शेयर्स। हाँ। तो 10 लाख शेयर्स हो गए। वो खुद 5 लाख रख रहा है। और बाकी 5 लाख? बाकी 5 लाख वो बेच रहा है। और कीमत रखी है $12 प्रति शेयर। $12 एक शेयर का। तो सोचिए, अगर कोई $1,20,000 लगाता है तो उसे 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। यानी वो जेसन की गम शॉप्स का 1% मालिक बन गया। एग्जैक्टली, 1% मालिक। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी उसका 1% इस निवेशक का होगा। हाँ। यहां तक तो ठीक लगता है, लेकिन अब असली सवाल आता है कि क्या $12 देना सही है? ये एक अच्छा सौदा है? हाँ, क्या $12 प्रति शेयर चुकाना समझदारी है? यहीं से मतलब असली विश्लेषण शुरू होता है। हमें ये देखना है कि $12 के बदले मिल क्या रहा है असल में। सिर्फ मालिकाना हक का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उस बिजनेस की कमाई की क्षमता का हिस्सा मिल रहा है। तो हमें कमाई देखनी होगी। ठीक है, तो जेसन की कंपनी की कमाई क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, पिछले साल का आंकड़ा है कि कंपनी ने सारे खर्चे निकाल कर, जैसे गम की लागत, किराया, सैलरी, बिजली, टैक्स, वो सब। हाँ, वो सब कुछ घटाने के बाद कुल $1.2 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाया। नेट इनकम जिसे कहते हैं। 1.2 मिलियन? हाँ। अच्छा। हाँ। अब याद है कुल शेयर्स कितने थे? 10 लाख। सही। तो 1.2 मिलियन का मुनाफा 10 लाख शेयर्स पर, यानी हर एक शेयर पर कमाई हुई $1.20। $1.20 प्रति शेयर। अर्निंग्स पर शेयर, EPS। बिल्कुल, EPS हुआ 1.20। अच्छा, तो मतलब $12 का शेयर खरीदा और पहले साल ही उस पर $1.20 की कमाई हो गई। हाँ, पिछले साल के हिसाब से तो यही बनता है। ये तो 10% का रिटर्न हो गया। $1.20 कमाई, $12 कीमत। बिल्कुल, गणित तो यही कहता है 10%। ये तो सरकारी बॉन्ड वगैरह से जो शायद 6% देते हैं, उससे तो काफी बेहतर लग रहा है। हाँ, पहली नजर में तो 10% काफी आकर्षक लगता है 6% के मुकाबले। तो फिर सोचना क्या है, ले लेना चाहिए? यहीं रुकना है। ये इतना सीधा नहीं है। वो जो 10% रिटर्न है वो पिछले साल की कमाई पर आधारित है। अच्छा, मतलब ये गारंटी नहीं है कि आगे भी इतना ही मिलेगा? बिल्कुल नहीं। निवेश हमेशा भविष्य के लिए होता है, बीते हुए कल के लिए नहीं। तो पहला सवाल कि क्या अगले साल भी कंपनी $1.20 प्रति शेयर कमाएगी? हाँ, या उससे ज्यादा कमाएगी या शायद कम कमाएगी। क्या पता पिछले साल कोई खास बात हुई हो सकता है कोई नया फ्लेवर चल गया हो या कोई बड़ा खर्चा टल गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो भविष्य की कमाई का अनुमान लगाना पहला कदम है। और दूसरा शायद ये कि हम अपने अनुमान पर कितना भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट यही है, कॉन्फिडेंस। मतलब हम कितने पक्के हैं अपने अनुमान को लेकर। क्या पता जेसन के गम का फैशन ही चला जाए या कोई और बड़ी कंपनी आ जाए मार्केट में। हाँ, कंपटीशन बढ़ सकता है, बिक्री कम हो सकती है, मुनाफा घट सकता है। हो सकता है कमाई $1.20 से घटकर सिर्फ 20 सेंट रह जाए। तो अब तो 10% रिटर्न का सपना टूट ही जाएगा। तो रिस्क कितना है, अनिश्चितता कितनी है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या वो 6% वाला बॉन्ड ज्यादा सुरक्षित है? ये भी सोचना होगा। और बात सिर्फ अगले साल की तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, लंबी अवधि का नजरिया, लॉन्ग टर्म व्यू। अगले साल के बाद क्या? हाँ, क्या कंपनी और दुकानें खोलेगी, क्या कमाई बढ़ती रहेगी या बिजनेस धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा? क्या वो नए प्रोडक्ट्स लाएंगे? बिजनेस का भविष्य क्या है? एग्जैक्टली। ये 1.2 मिलियन का मुनाफा बस एक नंबर नहीं है। ये बताता है कि बिजनेस चल रहा है, पर क्या ये हमेशा चलेगा, क्या ये बढ़ेगा, ये सवाल जरूरी है। ये सब पता लगाना ये तो काफी मुश्किल काम लगता है, खासकर जब
इतने सारे प्रोफेशनल लोग यही काम कर रहे हैं। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं। अनिश्चितता हमेशा रहती है। तो एक आम निवेशक क्या करे? देखिए, आपको हर किसी को हराना नहीं है। आपको बस एक तर्कसंगत फैसला लेना है, बुनियादी सिद्धांत समझने हैं। अच्छा, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो मुख्य बातें क्या हैं जो याद रखनी चाहिए? हाँ, जरूर। की टेकअवेज। पहली बात तो मेरे हिसाब से ये है कि शेयर खरीदना सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। आप असल में एक चलते हुए बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। आप उसके भविष्य के मुनाफे में हिस्सेदार बन रहे हैं। दूसरी बात, बिजनेस की कीमत आंकने के लिए सिर्फ पिछली कमाई देखना काफी नहीं है। भविष्य में कितनी कमाई हो सकती है उसका अंदाजा लगाना सबसे जरूरी है। हाँ, चाहे वो अंदाजा कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अनुमान लगाना ही पड़ेगा। और तीसरी बात, शायद सबसे अहम, कि शेयर जैसे जोखिम वाले निवेश से जो रिटर्न की उम्मीद है वो हमेशा जोखिम मुक्त निवेश जैसे सरकारी बॉन्ड्स से मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, वो एक्स्ट्रा रिटर्न ही तो रिस्क लेने का इनाम है। मतलब हमारे केस में 6% से तो काफी ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, तभी वो $12 की कीमत जायज लगेगी। आपने एकदम सही सार निकाला है। शुक्रिया। और ये सब हमें एक और गहरे सवाल पर लाता है कि जब हम किसी बिजनेस को देखते हैं तो सिर्फ इन नंबरों, कमाई, रिटर्न के अलावा और क्या देखना चाहिए? मतलब जैसे मैनेजमेंट कैसा है? हाँ, मैनेजमेंट की क्वालिटी, उनकी ईमानदारी, वो जिस इंडस्ट्री में है उसका भविष्य कैसा है, बिजनेस की अपनी क्या खासियत है। ये सब चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। शायद नंबरों से भी ज्यादा, क्योंकि आखिर में तो ये लोग और उनका विजन ही बिजनेस को चलाते हैं। तो सिर्फ गणित पर टिके रहना काफी है या कहानी और लोगों को समझना भी उतना ही जरूरी है? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। शेयर बाजार में कीमतों का ये भारी उतार चढ़ाव देखकर कई बार हैरानी होती है ना? मतलब एक ही साल में किसी जानी मानी कंपनी का शेयर पता चलता है आसमान छू रहा है और फिर कुछ ही महीनों में नीचे आ जाता है। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास निवेश के सिद्धांतों पर लिखी गई एक किताब के कुछ दिलचस्प अंश है। देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए इन विचारों और उदाहरणों के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कीमतें इतनी क्यों बदलती हैं और एक निवेशक मतलब इस माहौल में कैसे सोचे। शुरू करते हैं ये गहरी चर्चा। स्रोत में लेखक अपने क्लासरूम का एक बड़ा अच्छा अनुभव बताते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई, IBM, जनरल मोटर्स, GM, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। इनके शेयरों की कीमतें साल भर में ही मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हैं। जैसे जीई का शेयर मान लीजिए $35 पर था, उसी साल वो $53 तक भी गया और $19 तक गिरा भी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है एक साल के अंदर। बिल्कुल। और GM का शेयर $37 पर ट्रेड हो रहा था, लेकिन साल भर की रेंज देखें तो $30 से $68 तक। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन इतनी विशाल कंपनियों का असली मूल्य, जो इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, वो वाकई एक साल में इतना बदल सकता है? और स्रोत इसी बात पर जोर देता है। वो सवाल उठाते हैं कि क्या ये मुमकिन है? मतलब क्या GM जैसी एक स्थापित बड़ी कार कंपनी का बिजनेस वैल्यू, आप सोचिए, कुछ ही महीनों में दोगुना या आधा हो सकता है? जैसे 30 बिलियन से 60 बिलियन पहुंच गया या वापस आ गया, सिर्फ इसलिए कि कुछ तिमाही नतीजे आए या बाजार में कोई खबर चली। स्रोत का तर्क है कि भाई ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। ये जो कीमतों में इतना बड़ा उछाल या गिरावट है, वो अक्सर कंपनी के वास्तविक मूल्य में उतने बड़े बदलाव को नहीं दिखाता। तो फिर ये इतना उतार चढ़ाव होता क्यों है? अगर असली वाली उतनी नहीं बदल रही, स्रोत का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग सा है। वो कहते हैं, भाई कौन पक्के तौर पर जानता है और सच कहे तो इसकी परवाह किसे है? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना? उन्होंने कुछ संभावित कारण तो दिए हैं, जैसे शायद निवेशक कभी-कभी हद से ज्यादा मतलब उत्साहित हो जाते हैं या एकदम निराश, या फिर भविष्य की कमाई का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है, या शायद लोगों का मूड ही बदल जाता है, खुशी या उदासी, और वो कीमत ज्यादा या कम देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि मुख्य बात यह है कि क्यों से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि कीमतें बदलती हैं। ये एक हकीकत है और हमें ये सोचना है कि इस बदलाव से निपटा कैसे जाए। और देखिए, यहीं पर महान निवेशक बेंजामिन ग्रैहम की वो मिस्टर मार्केट वाली जो मिसाल है वो बहुत काम आती है। हाँ, मिस्टर मार्केट। हाँ, कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट है, इनका मूड बहुत बदलता रहता है। कभी तो वो बहुत खुश और आशावादी होते हैं और कभी बिल्कुल मायूस और डरी हुए। वो रोज आपके पास आते हैं और एक कीमत बताते हैं। इस कीमत पर या तो वो आपकी हिस्सेदारी खरीद लेंगे या फिर अपनी हिस्सेदारी आपको बेच देंगे। अच्छा,
रोज एक नया ऑफर। जी, और फैसला हमेशा आपका होता है। आप चाहें तो मिस्टर मार्केट को उस कीमत पर शेयर बेच दें या उनसे खरीद लें, या फिर आप कुछ भी ना करें, आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। समझ गया। तो ये मिस्टर मार्केट असल में शेयर बाजार ही है। बिल्कुल। रोज अखबार में या स्क्रीन पर जो कीमत दिखती है वो मिस्टर मार्केट का उस दिन का प्रस्ताव है। जैसे मान लीजिए GM का शेयर $37 है। अब अगर आपकी अपनी समझ, आपका विश्लेषण कहता है कि भाई इस कंपनी का असली मूल्य तो करीब $70 होना चाहिए, हाँ, तो $37 तो बहुत ही बढ़िया कीमत लगती है, आप शायद खरीदना चाहेंगे। सही बात है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका मूल्य तो $30-35 के आसपास ही है, तो $37 पर बेचना एक अच्छा सौदा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मूल्य शायद $40-45 के बीच कहीं है, $37 से बहुत दूर नहीं, तो आप शायद कुछ भी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। बिल्कुल। एक्शन तभी लेना है जब कीमत आपको बहुत ज्यादा आकर्षक लगे या फिर बिल्कुल बेतुकी लगे, आपके अंदाजे से बहुत दूर। सही। और इसी सोच से जुड़ा हुआ है ग्राहम का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, सुरक्षा का मार्जिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये बहुत सुना है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी कंपनी के शेयर तभी खरीदें जब उनकी बाजार की कीमत आपके हिसाब से जो उसका असली मूल्य है उससे काफी कम हो। जैसे वो GM वाला ही उदाहरण लें। हाँ, अगर आपका अनुमान है कि असली मूल्य $70 है और शेयर आपको $37 में मिल रहा है, हाँ, तो ये जो $33 का अंतर है, $70 $37, हाँ। यही आपका सुरक्षा का मार्जिन है। अच्छा, ये $33 का गैप। हाँ, ये एक तरह का कुशन है, एक बफर। और ये जरूरी क्यों है? मतलब अगर मेरा अनुमान $70 का है तो 70 पर क्यों ना खरीदूं? देखिए, यहीं पर स्रोत में उठाई गई चुनौतियां सामने आती हैं। हाँ, पहली बात, किसी भी बिजनेस का बिल्कुल सटीक, एकदम सही वास्तविक मूल्य पता लगाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, इसमें भविष्य की मुनाफे का अनुमान लगाना शामिल है, ब्याज दरें क्या होंगी, कंपटीशन कैसा रहेगा, ये सब चीजें बदल सकती हैं। तो हो सकता है आपका $70 का अनुमान कल 60 या 50 ही निकले। अच्छा। तो यहीं पर वो $33 का मार्जिन, वो बफर काम आता है। अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी साबित हुआ, या मान लीजिए कंपनी के बिजनेस में कोई अचानक से दिक्कत आ गई, तो भी ये मार्जिन आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। समझ गया। तो एक तरह की गलती की गुंजाइश छोड़ने जैसा है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और चुनौती भी है जिसका जिक्र होता है। आप बाजार में अकेले नहीं हैं। आप पेशेवर निवेशकों से मुकाबला कर रहे हैं, जिनके पास शायद आपसे ज्यादा जानकारी हो, ज्यादा संसाधन हो। सही बात। तो आसान मौके यानी बहुत सस्ते शेयर मिलना कम ही होता है। इसलिए ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम मुख्य बातें निकालें, तो पहली तो ये हुई कि शेयर कीमतें बहुत वॉलेटाइल होती हैं, बहुत बदलती हैं, अक्सर कंपनी के असली मूल्य से कहीं ज्यादा। ये मिस्टर मार्केट वाला सबक। और दूसरी समझदारी इसी में है कि सुरक्षा के मार्जिन के साथ निवेश किया जाए, यानी शेयर तभी खरीदें जब वो अपने अनुमानित मूल्य से अच्छी खासी, मतलब ठीक-ठाक छूट पर मिल रहे हों। बिल्कुल सही। और यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ सकते हैं श्रोताओं को सोचने के लिए। अगर बाजार की कीमतें, जैसा कि स्रोत बताता है, अक्सर कंपनी के असली मूल्य से काफी अलग होती हैं, तो इसका उन निवेशकों के लिए क्या मतलब है जो धैर्य रखते हैं, विश्लेषण करते हैं और किसी बिजनेस का मूल्य आंकने की कोशिश करते हैं, भले ही वो अनुमान एकदम सटीक ना हो। ये शायद उन अवसरों की तरफ इशारा करता है जो मिस्टर मार्केट के इस बदलते मूड के बीच शायद छिपे हो सकते हैं, उन लोगों के लिए जो अपना होमवर्क करते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं जोएल ग्रीनब्लैट की किताब द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट के 5वें अध्याय की। जी हाँ। और इसकी शुरुआत थोड़ी दिलचस्प है ना? कराटे किड वाली फीलिंग के साथ। हाँ, बिल्कुल, वो वैक्स ऑन वैक्स ऑफ वाली बात। हाँ, जैसे मिस्टर मियागी ने डैनियल को वो दिखने में बिल्कुल साधारण काम दिए थे, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ, और उसी से कराटे सिखा दिया। तो कुछ वैसा ही ये अध्याय हमें शेयर बाजार में मतलब कामयाब होने के 2 बहुत ही सीधे साधे बुनियादी उसूल सिखाता है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं उसूलों को समझते हैं आज। हाँ, और ये 2 विचार हैं जो निवेश के फैसलों को वाकई मतलब बेहतर बना सकते हैं। पहला है कमाई उपज, जिसे अर्निंग्स यील्ड कहते हैं, और दूसरा है पूंजी पर रिटर्न, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल। सुनने में काफी आसान लगते हैं। हाँ, लगते तो है, पर अक्सर निवेशक इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वो जेसन की गम शॉप्स का उदाहरण याद दिलाते हैं। हाँ, वो गम वाला। मान लीजिए एक शेयर है $12 का
और पिछले साल उसकी प्रति शेयर कमाई मतलब EPS वो थी $1.20। ठीक है। तो कमाई उपज क्या हुई? $1.20 को $12 से भाग दिया, 10%। 10%, हाँ। $12 को भाग दिया। $1.20। अब सोचिए अगर वही $12 का शेयर होता, लेकिन पिछले साल कमाई $1.20 की जगह $2.40 होती, तो उपज डबल हो जाती। हाँ 20%। और अगर कमाई 3.60 होती तो 30%। 30% उपज। तो मतलब साफ है ना, जितनी ज्यादा उपज उतना बेहतर। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे सीधे सस्ता खरीदने के विचार से जुड़ा हुआ है। अच्छा। मतलब आप जो कीमत चुका रहे हैं उसके बदले में आप ज्यादा कमाई चाहते हैं। हाँ। तो कमाई उपज बस ये देखने का एक सरल तरीका है कि भाई शेयर का दाम ठीक है या नहीं, आकर्षक है या नहीं, भले ही हमें पक्का ना पता हो कि आगे क्या होगा। सही। और इसकी तुलना, जैसे आपने कहा, सुरक्षित निवेशों से करना बहुत जरूरी है। जैसे सरकारी बॉन्ड, मान लीजिए बॉन्ड पे 6% का जोखिम मुक्त रिटर्न मिल रहा है और शेयर की कमाई उपज 10% है, तो शेयर ज्यादा आकर्षक लगेगा। हाँ बिल्कुल। ये एक बुनियादी जांच है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो यही है पहला सबक, समझ लीजिए, वैक्स ऑन। ठीक है, तो ये हुआ वैक्स ऑन। कमाई उपज हमें बता रही है कि कीमत ठीक है, लेकिन सस्ती चीज हमेशा अच्छी हो जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहीं पे दूसरा सवाल आता है कि भाई जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी, वो कारोबार खुद कैसा है, अच्छा है या बुरा? सही। और इसके लिए आता है दूसरा सिद्धांत, पूंजी पर रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल। हाँ। फिर से जेसन की गम शॉप पर चलते हैं। कल्पना करें एक दुकान खोली, उसमें लगे $4 लाख और उस दुकान ने साल में कमाई की $2 लाख। ठीक है। तो ये कितना हुआ पूंजी पर रिटर्न? 2 लाख कमाए 4 लाख लगाकर। ये तो 50% हो गया। 200 लाख को 400 लाख। 50%, मतलब लगाए गए हर डॉलर पर 50 सेंट की कमाई। जबरदस्त। बहुत बढ़िया। अब इसकी तुलना में जेसन का दोस्त था जिम्बो, उसने खोली जस्ट ब्रोकली दुकान। अच्छा, ब्रोकली की दुकान। हाँ, लागत वही लगी $400 लाख, पर कमाई हुई सिर्फ $10,000। अरे बाप रे। तो इसका पूंजी पर रिटर्न कितना हुआ? सिर्फ 2.5%। सिर्फ 2.5%। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ज्यादा पूंजी पर रिटर्न मतलब बेहतर बिजनेस। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। 50% रिटर्न वाली कंपनी जाहिर है 2.5% वाली से कहीं ज्यादा अच्छी, कहीं ज्यादा कुशल कंपनी है। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा दूसरा सबक, वैक्स ऑफ। वैक्स ऑफ, हाँ। और एक और दिलचस्प बात देखिए, जिम्बो का जो 2.5% रिटर्न है, हाँ, वो तो हमने जो सरकारी बॉन्ड का उदाहरण लिया का 6% जोखिम मुक्त रिटर्न, उससे भी कम है। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना समझदारी है जब आपको एक सुरक्षित जगह पर उससे ज्यादा मिल रहा है? सही बात है। ऐसी कंपनी में पैसा लगाना शायद मतलब पैसे को सही जगह ना लगाना हुआ। बिल्कुल। तो इन दोनों उसूलों का मतलब क्या निकला? कमाए, उपज और पूंजी पर रिटर्न। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि असली जादू, वो जो मैजिक फॉर्मूला है, वो इन दोनों को मिलाने में है। अच्छा, दोनों को मिलाना है। हाँ, मतलब ऐसी कंपनियां ढूंढना जो अच्छी हों, यानी जिनका पूंजी पर रिटर्न ऊंचा हो, और उन्हें तब खरीदना जब वे सस्ती मिल रही हों, यानी जब उनकी कमाई उपज ज्यादा हो। अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत ही मतलब सरल लग रहा है, इतना सरल कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ है तो, पर लेखक का यही तर्क है कि यही वो तरीका है, यही वो मैजिक फॉर्मूला है जो बिना किसी भविष्यवाणी के, बिना मार्केट को टाइम करने की कोशिश किए लगातार बाजार को मात दे सकता है। और शायद इसकी असली चुनौती इसकी सादगी में ही छिपी है। अच्छा, कैसे? मतलब निवेशक अक्सर ना बहुत जटिल रणनीतियों और पता नहीं क्या क्या चीजों के पीछे भागते हैं, और ये जो बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली उसूल हैं, इन पर टिके रहने का अनुशासन नहीं रख पाते। हाँ, ये बात तो है। चमक दमक वाली चीजें ज्यादा खींचती हैं। वही। तो आज हमने 2 सरल लेकिन बहुत असरदार विचार समझे। पहला, निवेश करते वक्त ऊंची कमाई उपज देखनी है। जी हाँ। ताकि ये पता चले कि आप कीमत ठीक चुका रहे हैं, ज्यादा महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल, यानी वैक्स ऑन। और दूसरा, ऐसी कंपनियां चुनें जिनका पूंजी पर रिटर्न ऊंचा हो, जो ये दिखाता है कि आप एक अच्छे कुशल व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं, यानी वैक्स ऑफ। वैक्स ऑन, वैक्स ऑफ। तो लेखक के हिसाब से इन्हीं 2 चीजों पर अनुशासन से टिके रहना हाँ, ही लंबे अवधि में सफल निवेश की कुंजी हो सकता है। बिल्कुल।
उनका यही मानना है। तो श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़ते हैं हम। हाँ जरूर। सोचिए, अगर निवेश के फैसले, ये जो रोज की खबरें हैं, जटिल भविष्यवाणियां हैं, बाजार का शोर शराबा है, इन सब से हटकर सिर्फ इन दो सरल तर्कसंगत मापदंडों पर आधारित हों, कमाई उपज और पूंजी पर रिटर्न, तो निवेश को देखने का और करने का नजरिया कितना बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर है। क्या निवेश के लिए कोई आसान, कोई जादुई फॉर्मूला हो सकता है? मतलब कोई ऐसा तरीका जो लगातार बढ़िया रिटर्न दे? हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है। तो आज हम जोएल ग्रीनब्लैट की किताब द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, इससे जुड़े कुछ नोट्स देख रहे हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या सच में कोई सीधा साधा नियमों वाला तरीका काम कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये फॉर्मूला वाली बात कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत तो महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम से होती है। अच्छा, बेंजामिन ग्राहम। हाँ, उनका भी अपना एक फॉर्मूला था। वो ऐसी कंपनियां खरीदते थे जिनकी कीमत इतनी कम हो कि अगर कंपनी बंद भी कर दें और उसकी जो मौजूदा संपत्ति है, जैसे कैश, स्टॉक वगैरह, वो बेचें, तो भी शेयर की कीमत से ज्यादा पैसा मिल जाए। अरे, मतलब कबाड़ के भाव से भी सस्ता। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वो इन्हें नेट करंट एसेट स्टॉक कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी 20-30 कंपनियां चुन लो, एक ग्रुप बना लो। हाँ, एक ग्रुप, और बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो, बस खरीद लो। और उनका कहना था कि ये तरीका लंबे समय में अच्छा काम करेगा। और क्या, ये चला? चला। नोट्स के हिसाब से देखें तो 30 साल से भी ज्यादा ये कामयाब रहा। पर वो एक अलग दौर था, तब शेयर काफी सस्ते मिलते थे। आज वैसी कंपनियां ढूंढना मतलब लगभग नामुमकिन है। तो फिर आज के लिए क्या? अगर ग्राहम का तरीका उतना कारगर नहीं, तो क्या ग्रीनब्लैट ने कोई नया रास्ता दिखाया? उनका फोकस किन चीजों पर था? ग्रीनब्लैट ने दो मुख्य चीजों पर ध्यान दिया। पहला, हाई अर्निंग्स यील्ड। हाई अर्निंग्स यील्ड, इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में, कंपनी अपनी मार्केट कीमत के मुकाबले कितना कमा रही है। मतलब क्या शेयर सस्ता है अपनी कमाई के हिसाब से। ये है। हाँ, एक तरह से निवेश पर संभावित कमाई का अंदाजा देता है। ठीक है, सस्तापन देखना है। और दूसरी चीज है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। मतलब कंपनी ने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, फैक्ट्री, मशीनें, माल, उस पर वो कितना मुनाफा बना पा रही है। अच्छा, यानी कितनी कुशलता से पैसा बना रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है। एक कुशल बिजनेस की निशानी है ये। तो एक तरफ सस्ता शेयर और दूसरी तरफ एक अच्छी कुशल कंपनी। ग्रीनब्लैट का मैजिक फॉर्मूला इन्हीं दोनों को मिलाता है। आपने सही पकड़ा। सिद्धांत बिल्कुल सीधा है। अच्छी कंपनियां जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल ऊंचा हो, उन्हें तब खरीदो जब वो सस्ती मिल रही हो, यानी जब उनकी अर्निंग्स यील्ड ऊंची हो। ओके, अच्छी चीज सस्ते दाम पर। हाँ। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया। लगभग 3,500 बड़ी अमेरिकी कंपनियां ली और उन्हें 2 पैमानों पर रैंक किया। अलग अलग। रैंक कैसे? पहले रिटर्न ऑन कैपिटल पर, सबसे अच्छी कंपनी को रैंक 1, फिर 2, ऐसे करके। फिर अर्निंग्स यील्ड पर, सबसे ज्यादा यील्ड वाली यानी सबसे सस्ती, उसको रैंक 1, फिर 2, ऐसे। अच्छा, 2 लिस्ट बन गई। हाँ, फिर हर कंपनी के दोनों रैंक जोड़ दिए और फॉर्मूला उन कंपनियों को चुनता है जिनका ये टोटल स्कोर सबसे कम हो, मतलब जो दोनों लिस्ट में ऊपर हो। बिल्कुल, जो सस्तापन और अच्छी क्वालिटी दोनों में सबसे आगे हो। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है, पर नतीजे कैसे रहे? क्या ये फॉर्मूला चला? हाँ, यही तो बात है। किताब में जो पिछले 17 सालों के आंकड़े दिए हैं, उसके हिसाब से इस फॉर्मूले से चुने गए करीब 30 शेयरों के पोर्टफोलियो ने सालाना औसतन 30.8% का रिटर्न दिया। क्या 30.8% सालाना? ये तो मतलब सुनने में यकीन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब हम सोचें कि उसी दौरान बाजार का औसत रिटर्न सिर्फ 12.3% के आसपास था। हाँ, बाजार से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। इस हिसाब से तो अगर किसी ने मान लीजिए $11,000 लगाए होते, तो वो $1 मिलियन से ज्यादा बन गए होते। क्या ये इतना आसान है? देखिए, आंकड़े तो यही दिखाते हैं और ग्रीनब्लैट खुद भी मानते हैं कि ये नतीजे लगभग अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं। वैसे है ये कॉमन सेंस ही। अच्छी क्वालिटी की चीज सस्ते में खरीदना, लेकिन इतने शानदार नतीजे थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। और किताब ये भी कहती है कि ये रिटर्न कम रिस्क के साथ है। वाह, कम रिस्क ज्यादा रिटर्न। हाँ, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। तो
अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो एक सीधा साधा 2 बातों वाला फॉर्मूला, ऊंचा रिटर्न ऑन कैपिटल और ऊंची अर्निंग्स यील्ड, इसने ऐतिहासिक तौर पर बाजार को बहुत बड़े अंतर से हराया है। हाँ बिल्कुल, ये ग्राहम के मूल विचार का ही एक तरह से आधुनिक रूप है आज के बाजार के हिसाब से। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसका जिक्र किताब में भी है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या इतना सरल तरीका इतने शानदार नतीजे हमेशा दे सकता है, खासकर तब जब इसके बारे में ज्यादा लोग जान जाएं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर सब यही करने लगे तो? बिल्कुल। क्या पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी है, या इन जादुई आंकड़ों के पीछे कुछ और पड़ते हैं जिन्हें और गहराई से देखना होगा? सही कहा। ये वो सवाल है जिस पर शायद हर निवेशक को सोचना चाहिए, बजाय आंख बंद करके किसी फॉर्मूले पर भरोसा करने के। हाँ बिल्कुल। अभिवादन। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो हमें एक दिलचस्प निवेश रणनीति की गहराई में ले जाती है। कुछ लोग इसे मैजिक फॉर्मूला कहते हैं। हाँ, नाम तो काफी आकर्षक है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है, या ये सिर्फ बीते हुए कल के आंकड़ों का खेल है जो शायद आगे धोखा दे जाए। जैसा किसी ने कहा था, हमें वो चीजें मुसीबत में नहीं डालती जिनके बारे में हम नहीं जानते। हाँ, हमें वो चीजें मुसीबत में डालती हैं जिनके बारे में हम पक्के तौर पर जानते हैं कि वो वैसी हैं ही नहीं। कहीं ये फॉर्मूला वैसा तो नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब हम किसी रणनीति का पिछला प्रदर्शन देखते हैं और वो बहुत शानदार हो, तो मान लेना आसान है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल दुनिया की चुनौतियां अलग होती हैं। क्या ये शेयर आसानी से मिलेंगे? क्या बाजार का मिजाज बदल गया तो ये टिकेगा? स्रोत इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। तो पहली चिंता जो अक्सर उठती है, क्या ये सिर्फ बहुत छोटी गुमनाम कंपनियों पर ही चलता है जिन्हें खरीदना आम निवेशक के लिए टेढ़ी खीर हो? हाँ, ये एक वाजिब शक है, लेकिन स्रोत बताता है कि इस फॉर्मूले का परीक्षण अमेरिका के बड़े स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड 3,500 सबसे बड़ी कंपनियों पर किया गया था। 3,500 कंपनियां? जी, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 3,500 में से जो सबसे छोटी कंपनी थी, उसकी भी मार्केट वैल्यू करीब 50 मिलियन से ज्यादा थी। $50 मिलियन? तो ये कोई बहुत छोटी कंपनियां तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत निवेशक भी इनमें आसानी से निवेश कर सकते हैं, तो वो बहुत छोटी छिपी हुई कंपनियों वाली बात यहाँ लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये पहली चिंता तो दूर हुई, लेकिन क्या ये बड़ी कंपनियों पर भी उतना ही कारगर था? हाँ, और यहीं पर नतीजे और भी दिलचस्प हो जाते हैं। बताइए। जब परीक्षण का दायरा थोड़ा और सिकोड़ा गया, सिर्फ 2,500 सबसे बड़ी कंपनियां ली गईं। इनकी न्यूनतम मार्केट वैल्यू 200 मिलियन थी। और बड़ी कंपनियां? हाँ, तब भी नतीजे काफी प्रभावशाली थे। स्रोत के मुताबिक 17 साल की अवधि में ये फॉर्मूला पोर्टफोलियो सालाना औसतन 23.7% रिटर्न दे रहा था। 23.7%? जी, और इसकी तुलना अगर आप उसी ग्रुप के बाजार औसत से करें तो वो सिर्फ 12.4% था। यानी फॉर्मूले ने बाजार को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा, लगभग दुगना। बिल्कुल। और रुके, ये और भी पक्का होता है जब हम सबसे बड़ी कंपनियों को देखते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं जिनमें बड़े फंड्स निवेश करते हैं। हाँ, वही। जब फोकस सिर्फ 1,000 सबसे बड़ी कंपनियों पर किया गया, इनकी न्यूनतम मार्केट वैल्यू $1 बिलियन है। सोचिए, $1 बिलियन? जी। तब भी फॉर्मूले ने कमाल दिखाया। इन विशाल कंपनियों पर भी इसने सालाना औसतन 22.9% का रिटर्न दिया। 22.9%? हाँ, जबकि इसी ग्रुप का बाजार औसत रिटर्न 11.7% था। तो यहाँ भी लगभग दोगुना। बिल्कुल। स्रोत के आंकड़े साफ दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ छोटे शेयरों पर ही नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों पर भी उतना ही प्रभावी रहा। कम से कम पिछले परीक्षणों में तो यही दिखा है। ये वाकई चौंकाने वाला है। आमतौर पर माना जाता है कि बड़ी कंपनियों में इतनी बढ़त मुश्किल होती है। अच्छा, अब दूसरी आशंका पर आते हैं। कहीं ये सिर्फ किस्मत का खेल तो नहीं? हो सकता है कुछ सालों में कुछ शेयर बहुत ज्यादा चल गए हों। हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है, लेकिन स्रोत ने इसका भी ध्यान रखा है। देखिए, ये परीक्षण 17 साल तक चला। 17 साल? लंबा समय। जी, और हर साल लगभग 30 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाया गया। हर शेयर को 1 साल रखा। अब अगर हम तीनों परीक्षणों को देखें,
3,500, 2,500 और 1,000 कंपनियों वाले, तो कुल मिलाकर 3,500 से ज्यादा स्टॉक हर ग्रुप के लिए चुने गए। 3,500 से ज्यादा? हाँ, हर एक ग्रुप के लिए, और तीनों समूहों को मिला दें तो 17 सालों में 4,500 से ज्यादा बार स्टॉक चुने गए। 4,500, ये तो बहुत बड़ा डेटा सेट है। बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर और इतने लंबे समय तक लगातार अच्छे नतीजे मिलना, इसे सिर्फ किस्मत कहकर खारिज करना थोड़ा मुश्किल लगता है। स्रोत का यही तर्क है? ठीक है, यानी डेटा का आकार किस्मत वाली बात को थोड़ा कमजोर करता है। लेकिन एक और व्यवहारिक समस्या, जी, क्या होगा अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अच्छी कंपनियां मिलनी ही बंद हो जाएं? अगर टॉप रैंक वाले शेयर उपलब्ध ना हो तो? स्रोत ने इस पहलू को भी परखा है। एक और दिलचस्प प्रयोग किया गया। अच्छा। 2,500 कंपनियों का समूह लिया गया और फॉर्मूले के आधार पर उन्हें 1 से 2,500 तक रैंक दी गई। ठीक है, रैंकिंग हो गई। फिर इन सभी कंपनियों को 10 बराबर समूहों में बांट दिया। ग्रुप 1 में सबसे अच्छी रैंक वाली टॉप 250 कंपनियां, ग्रुप 2 में अगली 250, और इसी तरह ग्रुप 10 में सबसे खराब रैंक वाली आखिरी 250। और इसके नतीजे कैसे रहे? क्या सिर्फ ग्रुप 1 ने ही अच्छा प्रदर्शन किया? नतीजे काफी रिस्कहित थे। एक पैटर्न दिखा। ग्रुप 1 ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया, सालाना औसतन 17.9% रिटर्न। 17.9? ग्रुप 1 का। हाँ। ग्रुप 2 का थोड़ा कम रहा, 15.6%, ग्रुप 3 का उससे थोड़ा कम, और ये गिरावट लगभग लगातार ग्रुप 10 तक जारी रही, जिसका रिटर्न सिर्फ 2.5% सालाना था। सिर्फ 2.5%? जी। और स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि ग्रुप 1 ने ग्रुप 10 को हर साल औसतन 15% से ज्यादा के बड़े अंतर से हराया। 15% का अंतर? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फॉर्मूला सिर्फ टॉप 20-30 शेयर्स चुनने के बारे में नहीं है। हाँ, ये असल में कंपनियों की गुणवत्ता को आंकने और उन्हें रैंक करने में भी कामयाब रहा है। बिल्कुल। ये प्रयोग यही दिखाता है कि फॉर्मूले में एक तरह की गहराई है। मतलब अगर टॉप वाले कुछ शेयर नहीं भी मिलते, हाँ, अगर किसी वजह से सबसे ऊंची रैंक वाले कुछ शेयर खरीदना संभव ना हो, तो भी अगली श्रेणी के शेयर चुनने का विकल्प रहता है। और उनके भी औसत से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना कम से कम ऐतिहासिक आंकड़ों के हिसाब से बनी रहती है। ये उन रणनीतियों से अलग है जहां कभी-कभी अच्छी कंपनियां ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने जिस स्रोत पर बात की, उसके मुताबिक ये तथाकथित मैजिक फॉर्मूला पिछले परीक्षणों में काफी मजबूत दिखाई देता है। हाँ, लगता तो है। ऐसा लगता है कि ये छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियों पर काम करता है। जी। इसके नतीजे महज किस्मत का खेल नहीं लगते, कम से कम इतने बड़े डेटा सेट पर। और ये शेयरों को एक तार्किक क्रम में रैंक भी करता है, जिससे शायद लगातार अच्छे विकल्प मिलने की उम्मीद बनती है। बिल्कुल। स्रोत में प्रस्तुत साक्ष्य निश्चित रूप से अतीत में इस फॉर्मूले की प्रभावशालिता की तरफ इशारा करते हैं। अलग अलग चिंताओं को आंकड़ों के जरिए देखने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसा कि स्रोत खुद अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, और जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये भविष्य में भी काम करता रहेगा? खासकर तब जब ये रणनीति ज्यादा लोगों को पता चल जाए और ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करने लगे, क्या इसका असर कम हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर निवेशकों को जरूर गहराई से सोचना होगा। अतीत का प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प निवेश रणनीति देख रहे हैं। लेखक इसे जादुई फॉर्मूला कहते हैं। हाँ, ये नाम ही काफी उत्सुकता जगाता है। बिल्कुल, पर सबसे अजीब बात यह है कि इसकी कामयाबी का राज असल में ये है कि ये कभी-कभी फेल हो जाता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? है ना? पर ये कुछ वैसा ही है जैसे अमेरिकी क्रांति के समय हुआ था। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश सेना अपनी पुरानी जीती हुई रणनीति पर ही टिकी रही। वो चमकीले लाल कोट पहनकर लाइन में खड़े होना। हाँ, वो उनकी पहचान थी। जबकि अमेरिकियों ने क्या किया? वो छिपकर लड़ने लगे, नई तरकीब। तो नतीजा, अंग्रेजों की जो आजमाई हुई रणनीति थी वो एकदम फेल हो गई। मतलब पुरानी सफलता भविष्य की गारंटी नहीं है। बिल्कुल, और यही बात निवेश में भी लागू होती है। ठीक है, चलिए इसे और खोलते हैं। तो ये जादुई फॉर्मूला आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहे तो ये एक सिस्टम है। कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है इसमें। और ये ऐसी कंपनियों के शेयर चुनता है जो मतलब कमा तो अच्छा रही हैं, लेकिन बाजार में किसी वजह से उनकी कीमत कम है। अच्छा, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो कमाऊ भी हैं। बिल्कुल। लेखक का दावा है कि लंबे समय में इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा,
इसकी असली कहानी इसके उतार चढ़ाव में है, वो फेल होने वाली बात। एग्जैक्टली। और वही उतार चढ़ाव, वही अनियमितता, वही इसकी असली ताकत है। ताकत? ये कैसे? जरा ये आंकड़े देखिए जो स्रोत में दिए हैं। 1988 से 2004 के बीच का डेटा है। हाँ। औसतन ये फॉर्मूला साल में 5 महीने मार्केट से पीछे रहता था। 5 महीने? मतलब साल का लगभग आधा टाइम? हाँ, और सुनिए, हर 4 साल में एक बार ऐसा होता था कि ये पूरे साल मार्केट एवरेज को बीट नहीं कर पाता था। पूरे साल? और इतना ही नहीं, हर 6 में से एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ये लगातार 2 साल से ज्यादा, मतलब सोचिए 2 साल से भी ज्यादा टाइम खराब चला। 2 साल से ज्यादा लगातार? हाँ, और सामग्री ये भी बताती है कि उस 17 साल की सफल अवधि में भी ऐसे दौर थे जब ये लगातार 3 साल मार्केट से कमजोर रहा। बाप रे, 3 साल लगातार खराब प्रदर्शन। ये सुनकर तो किसी की भी हिम्मत टूट जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी पर कौन टिका रहेगा भला? बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। मानवीय पहलू सामने आता है। हाँ? स्रोत में कुछ उदाहरण हैं। एक तो खुद वही लेखक हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, किताब लिखी। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फंड भी शुरू किया इसी फॉर्मूले पर, लेकिन शुरुआती 2-3 साल जब प्रदर्शन खराब रहा तो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कंपनी ही बेच दी। और बाद में जब मार्केट जबरदस्त चढ़ा, वो उस तेजी से चूक गए। ओहो, मतलब खुद बनाने वाले ने ही भरोसा खो दिया। हाँ, और दूसरी तरफ उनका एक दोस्त है, लेखक उसे सबसे चतुर मनी मैनेजर मानते हैं। अच्छा। वो अपनी रणनीति पर अड़े रहे। शुरुआती 3-4 साल बहुत खराब गए, बहुत ज्यादा। तो उनके ग्राहक? ज्यादातर चले हैं, लगभग सारे ग्राहक खो दिए उन्होंने, लेकिन वो टिके रहे। और लंबे समय में जबरदस्त कामयाबी मिली। आज वो $10 अरब से ज्यादा मैनेज कर रहे हैं। $10 अरब? पर ग्राहक कितने बचे? शुरुआती ग्राहकों में से सिर्फ 4। सिर्फ 4? कमाल है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यही चीज, मतलब ये जो मुश्किल दौर आते हैं ना, यही इस फॉर्मूले को बचाए रखते हैं। बचाए रखते हैं मतलब? सोचिए, अगर ये फॉर्मूला हमेशा काम करता, हर साल, हर महीने, तो क्या होता? तो सब लोग इसे इस्तेमाल करने लगते। बिल्कुल, हर कोई इसे कॉपी कर लेता, और जैसे ही सब लोग वो सस्ते अच्छे शेयर खरीदने लगते, तो वो महंगे हो जाते। हाँ, उनकी कीमत तुरंत बढ़ जाती, और फिर फॉर्मूला काम करना बंद कर देता। वो जादू ही नहीं रहता। हाँ, ये तो है। हम इंसान हाल के प्रदर्शन के पीछे भागते हैं। जैसे ही थोड़ा खराब टाइम आता है, घबरा जाते हैं। सही कहा। ज्यादातर निवेशक, चाहे वो आप हम जैसे आम लोग हों या बड़े फंड मैनेजर हों, जिन पर क्लाइंट का दबाव होता है, हाँ, नौकरी जाने का डर। बिल्कुल, वो ऐसे दौर में टिक नहीं पाते। वो रणनीति छोड़ देते हैं। तो फिर टिके रहने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ लॉजिक काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए गहरा विश्वास, अटूट भरोसा। स्रोत में इसे हड्डियों में गहरा विश्वास कहा गया है। हड्डियों में गहरा विश्वास? हाँ, आपको ये मानना ही होगा कि लंबी दौड़ में ये काम करेगा, भले ही अभी इस साल या अगले साल नतीजे अच्छे ना हो। धैर्य और दृढ़ विश्वास, यही खेल है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब कहानी का सार क्या है? सार यही है, और ये थोड़ा अजीब है कि इस जादुई फॉर्मूले के जो खराब प्रदर्शन वाले दौर हैं, हाँ। वही असल में इसकी लंबी कामयाबी की वजह हैं। क्योंकि वही मुश्किल दौर ज्यादातर लोगों को इसे अपनाने से या इस पर टिके रहने से रोक देते हैं। सही कहा। तो सामग्री से 4 मुख्य बातें निकलती हैं। हाँ। पहली, ये जादुई फॉर्मूला लंबे समय में बहुत अच्छा काम करता दिखता है। दूसरी, ये अक्सर लगातार कई साल तक काम नहीं करता। ये जरूरी है। तीसरी, ज्यादातर लोग ऐसी रणनीति पर टिके नहीं रह सकते जो कई साल से अच्छा न कर रही हो। मानवीय स्वभाव। और चौथी, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए काम करे, तो आपको इसमें विश्वास करना होगा और लंबा सोचना होगा, मतलब लॉन्ग टर्म नजरिया रखना होगा। बिल्कुल। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? सवाल ये कि जब कोई रणनीति काम नहीं कर रही हो, तो कैसे समझें कि ये दृढ़ विश्वास है या सिर्फ जिद? मतलब हम कब तक टिके रहें और कब मान लें कि शायद अब रणनीति बदलने का वक्त है। ये फर्क करना शायद निवेश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। स्वागत है। निवेश की दुनिया में ना बहुत सारी रणनीतियां हैं, पर कौन सी भरोसेमंद है? जैसे गणित में 2+2 हमेशा 4 ही होता है ना? तो क्या निवेश में भी ऐसे कुछ बुनियादी सिद्धांत हो सकते हैं जिन पर भरोसा किया जा सके? आज हम एक निवेश किताब के एक चैप्टर को देख रहे हैं जिसमें एक मैजिक फॉर्मूला का जिक्र है। कहा यह जा रहा है कि ये फॉर्मूला औसत से बेहतर कंपनियों को औसत से कम कीमतों पर ढूंढने में मदद करता है। तो आज का हमारा मकसद है इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक समझना। क्या ये वाकई में काम का है या बस
एक और फैंसी नाम। चलिए देखते हैं इसकी गहराई में क्या है। तो ये फॉर्मूला दो मुख्य चीजों पर जोर देता है। पहला है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब ROC, और दूसरा हाई अर्निंग्स यील्ड। पहले बात करते हैं हाई ROC की। क्यों जरूरी है कि कंपनी अपनी लगाई हुई पूंजी पर मतलब कैपिटल पर अच्छा रिटर्न कमाए? किताब में ना जैज की गम शॉप्स का एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए एक दुकान खोलने में 4 लाख रुपए लगे और वो दुकान साल का 2 लाख रुपए कमा लेती है। तो ये हुआ सीधा सीधा 50% का रिटर्न ऑन कैपिटल। ये तो कमाल का रिटर्न है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, असल दुनिया में ना सालाना 50% रिटर्न कमाना कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बहुत मुश्किल और रेयर है। अगर कोई कंपनी लगातार ऐसा कर पाती है तो वो यकीनन एक असाधारण बिजनेस है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात क्या है कि ऐसी कंपनी अपने मुनाफे को, यानी वो जो 2 लाख रुपए कमाए, उसे वापस बिजनेस में लगा सकती है और शायद फिर से 50% कमा सकती है। सोचिए जरा, जैसन वो 2 लाख रुपए किसी 6% वाले बॉन्ड में क्यों लगाएगा? वो उसे एक और दुकान खोलने में लगा सकता है या आधी दुकान खोलने में, जिससे फिर से शायद 50% का ही रिटर्न मिले। तो उसकी कुल कमाई 2 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाएगी। तो इस तरह से हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस की कमाई को तेजी से बढ़ाने का एक जरिया बन सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। अगर गम की दुकान खोलना इतना फायदेमंद है तो फिर हर कोई यही क्यों नहीं करने लगता? कंपटीशन बढ़ेगा है ना, और फिर तो सबका मुनाफा कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो कैपिटलिज्म का खेल है। जहां ज्यादा मुनाफा दिखेगा वहां और लोग आएंगे ही, कंपटीशन बढ़ेगा और उससे रिटर्न पर दबाव भी बनेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी सालों साल लगातार हाई रिटर्न ऑन कैपिटल कमा रही है तो इसका मतलब है कि उसके पास जरूर कोई ना कोई खास बढ़त है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो दूसरों को उसका मुनाफा छीनने से रोक रही है। अब ये बढ़त कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कोई अनोखा बिजनेस मॉडल हो, या कोई बेहतरीन प्रोडक्ट जैसे शुरू में आईपॉड का, या फिर मजबूत ब्रांड पहचान। सोचिए कोका कोला का नाम, लोग उसके लिए ज्यादा पैसे देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। या फिर बाजार में उसका दबदबा हो जैसे ईबे का था, जहां ज्यादा खरीदार और विक्रेता होने का ही फायदा था। तो यही खास बढ़त उसे बाकियों से अलग करती है और कंपटीशन को दूर रखती है। जिन कंपनियों के पास ऐसी कोई टिकाऊ बढ़त नहीं होती, उनका रिटर्न धीरे धीरे कम होकर औसत पर आ ही जाता है। ये मानते हुए कि उनमें जरूर कोई ना कोई खास बात है, कोई बढ़त है, लेकिन क्या सिर्फ अच्छी कंपनी होना काफी है? मतलब किसी भी दाम पर खरीद लेना चाहिए? नहीं, यहीं पर फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा आता है। वो है हाई अर्निंग्स यील्ड। ये हिस्सा देखता है कि कंपनी अपनी मौजूदा कीमत के मुकाबले कमा कितना रही है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और वो हर शेयर पर 10 रुपए कमा रही है, तो उसकी अर्निंग्स यील्ड हुई 10%, यानी 10 रुपए कमाई 100 रुपए कीमत। तो फॉर्मूला उन अच्छी कंपनी को ढूंढता है जिनका ROC तो हाई है ही, पर साथ में जिनकी ये अर्निंग्स यील्ड भी हाई हो। मतलब आपको न सिर्फ एक बेहतरीन बिजनेस मिल रहा है, बल्कि वो एक आकर्षक सस्ती कीमत पर भी मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि बेहतरीन कंपनियां ढूंढो, लेकिन उन्हें तभी खरीदो जब वो सस्ती मिल रही हो। सुनने में तो ये काफी तर्कसंगत लगता है। ये फॉर्मूला एक तरह से निवेशकों को दो आम गलतियों से बचाता है ना। एक तो सिर्फ अच्छी कंपनियों के पीछे भागना, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, और दूसरा सिर्फ सस्ती दिखने वाली कंपनियों को खरीद लेना, भले उनका बिजनेस खराब हो। बिल्कुल सही कहा। और इस लॉजिक को, इस तर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना एक विश्वास बनता है। जैसे मैं पता है कि 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा, वैसे ही अगर निवेशक इस फॉर्मूले के पीछे की सोच को, इसके लॉजिक को समझता है, तो मुश्किल वक्त में भी, मतलब जब शायद रणनीति थोड़े समय के लिए काम ना कर रही हो, उसके टिके रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर बिना समझे सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे तो जरा सी गड़बड़ी हुई नहीं कि शायद डर के मारे छोड़ देंगे। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब ये सिर्फ एक गणित का नुस्खा नहीं है, बल्कि एक ठोस, एक लॉजिकल निवेश का नजरिया है, एक फिलॉसफी है। तो ये थी मैजिक फॉर्मूला के पीछे की सोच की एक झलक। अच्छी हाई रिटर्न वाली कंपनियां ढूंढो और उन्हें तब खरीदो जब वो वाजिब या सस्ती कीमत पर मिल रही हों। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये सोचना भी दिलचस्प है कि किसी कंपनी की वो खास बढ़त, वो कम्पेटिटिव एडवांटेज आखिर कितनी टिकाऊ हो सकती है। जो चीज आज उसे दूसरों से आगे रख रही है, क्या वो कल भी रख पाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करते हैं एक मजेदार कहानी से। किताब के लेखक हैं, वो सेलिंग करते हैं, मतलब नाव चलाते हैं।
वो कहते हैं कि वो इसमें कोई बहुत माहिर नहीं है, पर उन्हें मज़ा बहुत आता है। एक बार तो वो थोड़ी मुश्किल में भी फंस गए थे। और ये भावना मुझे लगता है कई लोग शेयर बाजार को लेकर भी महसूस करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, शायद पूरी तरह समझते नहीं, पर वो एक रोमांच सा लगता है। सही कहा, एक खिंचाव सा। और इसी बातचीत में जिक्र आता है मैजिक फॉर्मूला का। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास स्रोत हैं द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट के कुछ हिस्से, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये मैजिक फॉर्मूला असल में कैसे काम करता है, इसका प्रदर्शन कैसा रहा है और इससे बाजार के बारे में क्या पता चलता है। और ये फॉर्मूला है क्या असल में? हाँ, ये मूल रूप से ऐसी कंपनियां ढूंढता है जो अच्छा कमा रही है, मतलब हाई अर्निंग्स यील्ड, और साथ ही अपने लगाए हुए पैसे पर बढ़िया रिटर्न भी बना रही है, यानी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। अच्छा। और इसी वजह से ये कंपनियां बाजार में सस्ते दाम पर मिल रही हैं। यानी अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर। क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत। बिल्कुल। तो पहली बात जो सामने आती है, इस फॉर्मूला का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो असल में उम्मीद से भी बेहतर निकला है। अच्छा। हाँ, 17 साल का जो टेस्ट पीरियड था, उसके नतीजे देखकर तो काफी हैरानी होती है। चलिए जरा इन नंबर्स को देखते हैं। हाँ देखते हैं, लेकिन एक बात यहाँ जरूरी है। देखिए, सिर्फ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना ही सब कुछ नहीं होता। ज्यादा जरूरी ये समझना है कि उसके पीछे का लॉजिक, तर्क कितना मजबूत है। सही बात है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला तार्किक है, अच्छी कंपनियां सस्ते में खरीदना, तो इसका जो पिछला प्रदर्शन है वो और भी वजनदार हो जाता है। ये सिर्फ तुक्के की बात नहीं लगती फिर। बिल्कुल सही। तो आंकड़ों पर आते हैं। अगर हम सिर्फ 1 साल की अवधि देखें, छोटी अवधि, तो ये फॉर्मूला हर 4 में से एक बार बाजार के औसत से पीछे रह सकता है। ठीक है। पर अगर 2 साल की अवधि देखें तो भी हर 6 में से एक बार ऐसा हो सकता है। और ये मानना पड़ेगा, लगातार 2 साल तक बाजार से कम रिटर्न देखना वो किसी भी निवेशक के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन होता है, धैर्य की परीक्षा होती है। हाँ, लेकिन बात असल में दिलचस्प तब होती है जब हम थोड़ी लंबी अवधि देखते हैं, जैसे 3 साल। अगर हम सबसे बड़ी 1000 कंपनियों में से चुने तो इस फॉर्मूले ने 3 साल की अवधियों में 95% बार बाजार के औसत को पीछे छोड़ा है। 95%, मतलब 1699 में से 160 बार। हाँ, और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात, इन 3 साल की किसी भी अवधि में पैसा डूबा नहीं। क्या बात है, 100% पॉजिटिव रिटर्न। 100% बार, 1699 में से 1699 बार। यहाँ तक कि जो सबसे खराब 3 साल का रिटर्न था वो भी +11% था। और उस दौरान बाजार का सबसे खराब प्रदर्शन था -46%। सोचिए जरा, जमीन आसमान का फर्क है। गया मतलब टॉप 3500 स्टॉक जो हम जैसे आम निवेशक शायद ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं जिन तक, हाँ, तो नतीजे और भी पक्के हो गए। हर 3 साल की अवधि में बाजार को पीछे छोड़ा, 169 में से 169 बार। और सबसे खराब रिटर्न वो भी सुधर गया, +35% हो गया, जबकि बाजार का सबसे खराब रिटर्न वही -45% के आसपास था। ये आंकड़े तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन वो जोखिम वाली बात, लंबी अवधि में जोखिम को कैसे आंकें इसके साथ? सही सवाल। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो निवेशक के मन में 2 मुख्य जोखिम होते हैं ना। हाँ, पहला कि लंबी अवधि में मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और दूसरा कि मैंने जो तरीका चुना है कहीं वो बाजार से या किसी और तरीके से बहुत पीछे तो नहीं रह जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इन 17 सालों के 3-3 साल के टुकड़ों में अगर हम देखें तो मैजिक फॉर्मूला ने बाजार औसत से लगातार बेहतर रिटर्न दिया, ये तो साफ है। और इसने पैसा कभी नहीं डुबोया, जबकि बाजार ने लगभग 12% बार 3 साल की अवधि में नुकसान दिया। तो आंकड़ों के हिसाब से तो लंबी अवधि में जोखिम कमी नजर आता है इस फॉर्मूला के साथ बाजार की तुलना में। इससे वो बात और पुख्ता होती है कि निवेश में समय देना कितना जरूरी है। ये रणनीतियां काम करती हैं, पर उन्हें वक्त चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल, और असल में तो 5, 10 या 20 साल का नजरिया होना चाहिए। हाँ, और शायद यही लंबी सोच हमें ज्यादातर निवेशकों से आगे रखती है, जो अक्सर जल्दी मतलब घबरा जाते हैं या बेच देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो बेंजामिन ग्राहम का मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, मिस्टर मार्केट। हाँ, मिस्टर मार्केट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि बाजार छोटी अवधि में बहुत मूडी हो सकता है ना, भावनात्मक, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे, अप्रत्याशित। बिल्कुल, जैसे कोई इंसान जिसका मूड बदलता रहता है। सही। लेकिन लंबी अवधि में यही मिस्टर मार्केट तर्क संगत हो जाता है। वो कंपनियों की असली कीमत पहचानने लगता है। तो जो शेयर सस्ते मिल रहे थे वो हमेशा सस्ते नहीं रहते। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि दाम एडजस्ट हो जाते हैं? उसके कई कारण हैं।
एक तो जो समझदार निवेशक हैं वो इन सस्ते मौकों को पहचान कर खरीदारी शुरू कर देते हैं। दूसरा, कंपनियां खुद देखती हैं कि उनके शेयर सस्ते हैं तो वो अपने ही शेयर वापस खरीदने लगती हैं, जिसे शेयर बायबैक कहते हैं। हाँ। और तीसरा, कभी-कभी इन सस्ती अच्छी कंपनियों को दूसरी कंपनियां खरीद लेती हैं, मतलब उनका अधिग्रहण हो जाता है। अच्छा। तो इन सब वजहों से कीमत धीरे-धीरे, मतलब आमतौर पे 2-3 साल में अपनी सही जगह पर पहुंचने लगती है। तो मतलब सार ये हुआ कि छोटी अवधि में चाहे जितनी मर्जी उठापटक हो, भावनाएं हावी हो। हाँ। लंबी अवधि में बिजनेस की जो असल कीमत है, जो उसका फंडामेंटल मूल्य है, वो ही मायने रखता है। बिल्कुल। अगर आपने एक अच्छी कंपनी वाजिब दाम पर खरीदी है तो देर सवेर बाजार उसको पहचानेगा। सही कहा। धैर्य का फल मीठा होता है, यहाँ ये कहावत सच लगती है। चलिए, तो आज की चर्चा की मुख्य बातें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला, मैजिक फॉर्मूला ने ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, खासकर अगर हम 3 साल या उससे ज्यादा की अवधि देखें। हाँ, और जोखिम भी कम रहा है बाजार की तुलना में। दूसरा, मिस्टर मार्केट का दोहरा स्वभाव है, छोटी अवधि में भावनात्मक लेकिन लंबी अवधि में तर्कसंगत। जी। और शायद सबसे जरूरी सबक, सफल निवेश के लिए धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी सब को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। अगर हमें ये पता है कि मिस्टर मार्केट आखिरकार तर्कसंगत हो ही जाता है, और ये भी पता है कि इस फॉर्मूला का तर्क भी मजबूत है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, तो फिर एक निवेशक के लिए जिसे ये सब ज्ञान है, उसे असल जिंदगी में इसे लागू करते समय सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती क्या हो सकती है? वो कौन सी चीज है जो उसे रोकती है, भले ही कागज पर सब सही दिख रहा हो? सोचने वाली बात है। स्वागत है। आज हम जोल ग्रीनब्लैट की किताब है ना, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, उसके एक दिलचस्प हिस्से पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत ये कह रहे हैं कि भाई कई निवेशक हैं जो ग्रीनब्लैट का वो मशहूर मैजिक फॉर्मूला है ना, हाँ, मैजिक फॉर्मूला, उसे छोड़कर खुद ही स्टॉक चुनने की तरफ मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, ये देखा गया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को सच में मतलब व्यक्तिगत स्टॉक ही चुनने हैं, तो क्या इस किताब के जो सिद्धांत हैं उनका इस्तेमाल करके ये काम समझदारी से और सेफ्टी के साथ किया जा सकता है, और क्या ये वाकई में करने लायक है? बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि स्रोत की शुरुआत ही एक तरह की चौंकाने वाली चेतावनी से होती है। हाँ, वो चेतावनी तो काफी सीधी है। हाँ, वो कहते हैं कि बिना किसी ठीक ठाक रणनीति के यूं ही स्टॉक चुनना ये ऐसा है जैसे एक जलती हुई माचिस लेकर डायनामाइट फैक्ट्री में घुस जाना। जो है वो असल में 2 मुख्य चीजों पर ध्यान देता है। अच्छा। पहली चीज है उच्च आय उपज, मतलब अर्निंग्स यील्ड। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुकाबले कमा कितना रही है। ठीक है। और दूसरी है पूंजी पर उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब कंपनी ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उस पर वो कितना मुनाफा बना पा रही है। ओके, तो ये 2 मेन चीजें हो गई। हाँ, और ये दोनों जितने ज्यादा हों उतना अच्छा माना जाता है फॉर्मूला के हिसाब से। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? फॉर्मूला ये सब हिसाब किताब कंपनी की पिछले साल की कमाई के आधार पर करता है। पिछले साल की? हाँ, ना कि भविष्य में कितनी कमाई होगी उसके अनुमान पर। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी सी मतलब उलझ जाती है ना। किसी भी कंपनी की जो असली कीमत है वो तो इस बात पर निर्भर करती है कि वो भविष्य में कितना कमाएगी। सही बात है, वैल्यू तो फ्यूचर से आती है। तो फिर ये फॉर्मूला बीते हुए कल के आंकड़ों में क्यों अटका है, खासकर तब जब कई बार इस फॉर्मूले से चुने गए स्टॉक्स की नजदीकी भविष्य की हालत कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही होती? हाँ, यही तो इसका एक तरह से विरोधाभास कह लीजिए या इसका सीक्रेट सॉस कह लीजिए। अच्छा। क्योंकि फॉर्मूला पिछली कमाई देखता है, वो ऐसी कंपनियों को पकड़ पाता है जिनकी कीमतें शायद इसलिए गिरी हुई हैं क्योंकि नजदीकी भविष्य थोड़ा धुंधला लग रहा है। बाजार शायद सोच रहा हो कि अरे अगले साल तो इनकी कमाई कम होगी, और शेयर सस्ता कर देता है। ओके। अगर फॉर्मूला भविष्य के बड़े बड़े अनुमानों पर आधारित होता तो शायद ये सस्ते वाले सौदे पकड़ में ही नहीं आते। वाह, मतलब ये बाजार की निराशा का फायदा उठा रहा है एक तरह से। बिल्कुल, तात्कालिक निराशा का। तो फिर अगर किसी को खुद विश्लेषण करना हो तो मतलब आदर्श तरीका क्या होना चाहिए? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत ये सुझाते हैं कि पिछले साल की कमाई देखने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कंपनी की सामान्य वर्ष की कमाई का अनुमान लगाने की। सामान्य वर्ष मतलब आज से 3-4 साल बाद, जब कोई खास अच्छी या बुरी मतलब कोई अस्थायी स्थिति ना हो, तब कंपनी सामान्य तौर पर कितना कमा सकती है एक नॉर्मल ईयर में। अच्छा, यानी एक तरह से कंपनी की औसत कमाई क्षमता का अंदाजा लगाना भविष्य को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, और फिर उस अनुमानित सामान्य कमाई के आधार पर आयोपज और पूंजी पर रिटर्न निकालना चाहिए।
लेकिन स्रोत यहाँ बहुत साफ लफ्जों में चेतावनी देते हैं हाँ, वो क्या कहते हैं? कि इस तरह का सटीक विश्लेषण करना ये अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अच्छा, ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर कोई ये ठीक से नहीं कर सकता तो उन्हें व्यक्तिगत स्टॉक चुनने के धंधे में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे, मतलब इतनी सख्ती से? हाँ, स्रोत इस बात को लेकर बहुत बहुत क्लियर है, जैसे कह रहे हो कि भाई अगर ये नहीं आता तो दूर रहो। सही कहा। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना मुश्किल है और मैजिक फॉर्मूला भी पिछली कमाई ही देखता है, हाँ तो वो खुद कैसे कामयाब होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। जवाब छुपा है उसकी रणनीति में। वो किसी एक जादुई स्टॉक को नहीं चुनता। अच्छा, तो फिर? वो एक साथ कई स्टॉक चुनता है, आमतौर पर 20 से 30। ओके, एक ग्रुप। हाँ, एक पोर्टफोलियो। और जब आप इतने सारे स्टॉक एक साथ ले लेते हैं तो पोर्टफोलियो के लेवल पर किसी एक कंपनी की कमाई का ऊपर नीचे होना उतना मायने नहीं रखता। औसतन पिछले साल की कमाई भविष्य की सामान्य कमाई का एक ठीक-ठाक मतलब रीजनेबल अंदाजा दे देती है। अच्छा, तो ये एवरेजिंग का खेल है। हाँ, बिल्कुल। एक अकेले स्टॉक का भविष्य पकड़ना मुश्किल है, पर 20-30 स्टॉक का ग्रुप चुनकर फॉर्मूला औसतन सही निकल जाता है। समझ गया। ये ग्रुप बनाकर औसत का फायदा उठाता है। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए क्या रास्ता है जो कहते हैं नहीं, मुझे तो खुद ही चुनना है? हाँ, वो जिद्दी लोग। हाँ, क्या उनके लिए कोई तरीका है? शोध उनके लिए 2 रास्ते सुझाते हैं, लेकिन दोनों ही सावधानियों के साथ। ठीक है। पहला रास्ता उन मुट्ठी भर निवेशकों के लिए है जिनके पास सच में किसी बिजनेस को गहराई से समझने की काबिलियत है। अच्छा। और उसकी सामान्य कमाई का भरोसेमंद अनुमान लगाने की क्षमता है। यानी जो वाकई में एक्सपर्ट हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए सलाह है, सिर्फ 5 से 8 बेहतरीन कंपनियों पर ध्यान लगाएं। सिर्फ 5 से 8? हाँ, जिन्हें वो अच्छी तरह समझते हैं, जो आकर्षक कीमतों पर मिल रही हों और जो अलग-अलग उद्योगों से हों। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। शोध इसे एक स्थानीय व्यापारी के उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस बेचा, 10 लाख मिले। वो ये पैसा शहर के उन 5-8 सबसे भरोसेमंद और जाने पहचाने व्यवसायों में लगाता है जिन्हें वो समझता है। विशेषज्ञों के लिए लेस इज मोर वाला हिसाब। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए जो एक्सपर्ट तो नहीं है पर फिर भी खुद चुनना चाहते हैं। उनके लिए एक समझौता है, एक मिडिल ग्राउंड। अच्छा, वो क्या है? मैजिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके टॉप 50 या 100 रैंक वाले स्टॉक्स की लिस्ट निकालें। ओके, फॉर्मूला की मदद से। हाँ, फिर सिर्फ उसी लिस्ट में से अपनी पसंद के स्टॉक्स चुने। ये एक तरह से फॉर्मूले की शुरुआती मेहनत का फायदा उठाना है। ठीक है। लेकिन यहाँ भी सलाह यही है कि सिर्फ 2-4 स्टॉक नहीं, बल्कि कम से कम 10 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं। ताकि कुछ हद तक वो विविधीकरण बना रहे। बिल्कुल, रिस्क कम रहे थोड़ा। ठीक है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि स्रोत व्यक्तिगत स्टॉक चुनने को लेकर बहुत सावधान करते हैं। हाँ, बहुत। जब तक कि किसी के पास गहरी समझ और विश्लेषण क्षमता ना हो। मैजिक फॉर्मूला की कामयाबी का राज उसके विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन और औसत निकालने की क्षमता में है। बिल्कुल सही। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि अगर कोई सचमुच का विशेषज्ञ है, हाँ, तो कुछ चुनिंदा अच्छी तरह से समझे गए व्यवसायों में ध्यान केंद्रित करना, जैसे वो 5-8 स्टॉक वाला आइडिया, वो असल में ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने क्या खरीदा है और क्यों। आपका कन्विक्शन ज्यादा होता है। सही बात है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी नुक्ता देता है ना। क्या? निवेश की दुनिया में हम हमेशा सुनते हैं कि जितना ज्यादा फैलाओगे उतना सुरक्षित रहोगे। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। हाँ, ये तो मंत्र जैसा है। पर क्या ये हमेशा सच है? या फिर जब आपके पास किसी चीज की गहरी समझ और पूरा भरोसा हो तो कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करना क्या वो वास्तव में जोखिम को कम कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। जरूर है। पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है ये विचार। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। याद है बचपन में वो टूथ फेरी की कहानी? लेखक जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं, बच्चों को तो चलो ठीक है, पूरी सच्चाई नहीं बताते हम, लेकिन वो साफ कहते हैं कि निवेश की दुनिया मतलब वॉल स्ट्रीट, वहां ऐसी कोई नरमी नहीं है, कोई टूथ फेरी नहीं आने वाली। बिल्कुल, वहां कोई आपके तकिए के नीचे इनाम नहीं रखने वाला। हाँ, तो आज हम जोएल ग्रीनब्लैट की किताब है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, उसके एक बहुत जरूरी हिस्से पर बात कर रहे हैं। मकसद ये है कि इस किताब के जरिए समझें कि वॉल स्ट्रीट की असलियत क्या है, क्यों वो पुरानी सलाहें अक्सर काम नहीं करती और लेखक क्या नए रास्ते बताते हैं।
चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइन है, वॉल स्ट्रीट में कोई टूथ फेरी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ निवेश के लिहाज से? इसका सीधा मतलब है कि आपके पैसे की देखभाल करने वाला कोई नहीं बैठा है। मतलब कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है जो आपका पैसा बढ़ा देगी। ये भरोसे की जगह नहीं है वैसे, जैसे हम सोचते हैं। अच्छा। और देखिए, किताब कुछ चीजें मानकर चलती है, जैसे कि जो लोग सुन रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, कम से कम मान लीजिए 3-5 साल या शायद उससे भी ज्यादा। हाँ ठीक है। और उनका इरादा है कि भाई बिना ज्यादा बड़ा जोखिम लिए सबसे अच्छा रिटर्न कैसे मिले। हाँ। और इसके लिए वो स्टॉक मार्केट को सही जगह मानते हैं। ओके, तो लोग अक्सर सोचते हैं चलो स्टॉक ब्रोकर के पास चलते हैं, लेकिन किताब कहती है ये रास्ता अक्सर सही नहीं होता। ऐसा क्यों? मतलब जिनसे सलाह ले रहे हैं वो हमारे फायदे की नहीं सोच रहे क्या? देखिए, यहाँ बात उनके इंसेंटिव्स की है। उनको पैसा कैसे मिलता है। अच्छा। हाँ, आपको कुछ बेचने पर, चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो या कुछ और, उन्हें इस बात के पैसे नहीं मिलते कि आपका फायदा हो रहा है या नहीं। उनका काम है बेचना। तो ये हितों का टकराव हो गया ना। ये तो है। अच्छा, फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। वो तो बहुत पॉपुलर है, खासकर छोटे निवेशकों के लिए। पैसा बढ़ जाता है कई कंपनियों में, डाइवर्सिफिकेशन, सुनने में तो ये ठीक लगता है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन तो देखिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं जो किताब में बताई गई हैं। पहली तो ये कि फंड मैनेजर के लिए भी इतनी सारी कंपनियों पर एकदम गहरी नजर रखना वो मुश्किल काम है। सही बात है। और दूसरी, और शायद सबसे अहम बात, वो है फीस। मैनेजमेंट फीस होती है, दूसरे खर्चे होते हैं। ये सब कटने के बाद ज्यादातर एक्टिव फंड्स लंबे समय में मार्केट के औसत रिटर्न को भी पीछे नहीं छोड़ पाते। मतलब सेंसेक्स या निफ्टी के रिटर्न को भी? जी हाँ, असल में फीस के बाद तो उनका प्रदर्शन औसत से भी मतलब कम रह जाता है। अरे बाप रे। अच्छा, तो फिर लोग सोचते हैं कि चलो उन फंड्स में पैसा लगाते हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा हो। ये तो कॉमन तरीका है। ये एक और कह सकते हैं भ्रम है जिसे किताब तोड़ती है। आंकड़े दिखाते हैं कि किसी फंड के पिछले शानदार प्रदर्शन और उसके भविष्य के रिटर्न में कोई सीधा मजबूत रिश्ता नहीं होता। सच में? जी, हो सकता है वो बस किस्मत हो, या फिर जैसे जैसे फंड बड़ा होता है मैनेजर के लिए वही पुरानी स्ट्रेटेजी चलाना मुश्किल हो जाता है। और ये पता लगाना तो लगभग नामुमकिन है कि कौन सा मैनेजर वाकई काबिल है और कौन बस लकी था। तो ये भी एक तरह की टूथ फेरी कहानी हो गई जिस पे हम यकीन करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो ये तो बड़ी निराशाजनक बात है। अच्छा, हेज फंड्स, उनका बड़ा नाम सुनते हैं हम। हेज फंड्स, हाँ, वो ज्यादातर बड़े निवेशकों के लिए होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है। उनमें न्यूनतम निवेश ही बहुत ज्यादा होता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, वो बाजार के ऊपर नीचे जाने दोनों तरफ दांव लगा सकते हैं, लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उधार का पैसा। लेकिन उनकी फीस बहुत बहुत ज्यादा होती है, आमतौर पर 1-2% तो आपकी संपत्ति का, और फिर मुनाफे का 20% भी। और किताब का कहना है कि इतने काबिल मैनेजर मिलना जो इतनी भारी फीस को सही साबित कर सके वो बहुत मुश्किल है। तो ज्यादातर लोगों के लिए ये भी सही रास्ता नहीं है। तो अगर ब्रोकर ठीक नहीं, म्यूचुअल फंड महंगे हैं, पिछला प्रदर्शन काम कर नहीं, हेज फंड पहुंच से बाहर, तो एक आम निवेशक आखिर करे क्या? यहीं पर लेखक एक विकल्प सुझाते हैं, इंडेक्स फंड या ETF। इंडेक्स फंड, ETF, ये क्या होते हैं? देखिए, ये फंड्स किसी मार्केट इंडेक्स को, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है या अमेरिका के S&P 500, उसको बस कॉपी करते हैं, हूबहू कॉपी करते हैं मतलब उस इंडेक्स में जो भी शेयर्स हैं, जिस अनुपात में है, ये फंड्स बस उन्हें खरीद लेते हैं। इनका मकसद बाजार को हराना नहीं होता। अच्छा। हाँ, इनका मकसद होता है बाजार के औसत रिटर्न के बराबर रिटर्न देना, जिसमें से बस एक बहुत मामूली सी फीस कटती है। ETFs भी ऐसे ही हैं, बस उन्हें आप स्टॉक की तरह दिन में कभी भी खरीद बेच सकते हैं। तो मतलब औसत रिटर्न से ही खुश रहना चाहिए, ये बेहतर है। किताब के हिसाब से हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए औसत रिटर्न ही काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा, फीस वगैरह हटाने के बाद ज्यादातर दूसरे रास्ते इससे कम ही कमा पाते हैं। और देखिए, इतिहास गवाह है कि स्टॉक मार्केट का औसत रिटर्न लंबे समय में बहुत अच्छा रहा है, मतलब सालाना 10% से भी ज्यादा। और ये इंडेक्स फंड टैक्स के नजरिए से भी बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें खरीद फरोख्त कम होती है। तो ये सरल है, सस्ता है और भरोसेमंद तरीका है। ठीक है, तो इंडेक्स फंड औसत रिटर्न के लिए एक मजबूत तरीका हो गया, लेकिन सवाल तो उठता है ना कि क्या औसत ही काफी है?
अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे तो बाजार से बेहतर करना है, तो उसके लिए कोई रास्ता है? क्योंकि पारंपरिक रास्ते तो काम नहीं कर रहे हैं। दे सकता है, बल्कि कम जोखिम के साथ लंबे समय में असाधारण रिटर्न दे सकता है। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ये बेसिकली कुछ खास पैमानों पर अच्छी कंपनियों को सस्ते दामों पर ढूंढने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, लगता है, लेकिन लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला जान लेना काफ़ी नहीं है। सबसे ज़रूरी है ये समझना कि ये क्यों काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और फिर जब बाजार मुश्किल दौर से गुजरे तब भी इस पर टिके रहना, विश्वास रखना, अनुशासन रखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गया। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि वॉल स्ट्रीट पर उम्मीदों से ज्यादा हकीकत को समझना जरूरी है। बिल्कुल। दलाल हो गए या ज्यादातर फंड मैनेजर, वो शायद हमारी उम्मीदों पर खरे न उतरें, खासकर फीस की वजह से। और इंडेक्स फंड एक सीधा सस्ता रास्ता है औसत रिटर्न पाने का। एकदम सही कहा आपने। और अंत में एक बहुत दिलचस्प विचार जो किताब छोड़ जाती है। सोचिए, अगर ये तथाकथित मैजिक फॉर्मूला वाकई काम करता है और इससे अच्छी खासी दौलत बन सकती है, तो असली चुनौती शायद पैसा कमाने की नहीं रह जाएगी। तो फिर असली सवाल शायद ये बन जाएगा कि भाई उस सारे पैसे का किया क्या जाए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सफल निवेश का मतलब सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं है, उसके बाद की जिम्मेदारियां और विकल्प उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार, आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल जोएल ग्रीनब्लैट की किताब के एक हिस्से से निकला है। सोचिए, किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है परिवार और जो जरूरी खर्चे हैं वो सब निपटाने के बाद। हाँ, और मजे की बात यह है कि किताब शुरू में ही कहती है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कोई जादू या मुश्किल गणित में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। हालांकि फिर भी वो ये जरूर बताती है कि कैसे छोटी रकम भी वक्त के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। सही कहा। तो तैयार हैं? चलिए इस किताब में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि पैसे, निवेश और इन सब के बारे में इसमें क्या छुपा है। जरूर। तो जैसा आपने कहा, किताब चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, पर कुछ उदाहरण तो मतलब हैरान करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर कोई कुछ साल, मान लीजिए टैक्स बचाने वाले रिटायरमेंट खाते, IRA कहते हैं जिसे, उसमें तय सीमा तक पैसा डाले। जैसे शुरुआती 6 साल में कुल $28,000 और उस पर सोचिए 15% सालाना रिटर्न मिले। 15%? हाँ, तो 30 साल में वो रकम $13.4 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकती है। 10 करोड़, ये तो काफी ज्यादा लगता है। पर देखिए, किताब में इससे भी आगे की बात है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि अगर रिटर्न 25% सालाना हो जाए और उनके मुताबिक ये उनके पिछले कुछ निवेशों, वो मैजिक फॉर्मूला वाले, उनसे भी कम रहा है। अरे वाह। तो वही $28,000 सिर्फ 30 साल में $13.4 मिलियन, मतलब करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। 100 करोड़? इससे ये बात तो साफ है कि जल्दी शुरुआत करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, समय का खेल है सारा। और ये अगली सलाह तो मुझे बड़ी मजेदार लगी, खासकर स्कूल के बच्चों के लिए। कौन सी? कि 25 सेंट की च्यूइंग गम मत खरीदो। हाँ। वो क्यों भला? क्योंकि किताब के हिसाब से अगर वो 25 सेंट भी सही तरीके से निवेश किए जाएं 25% सालाना रिटर्न की दर पर, हाँ, तो अधेड़ उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो $200 से ज्यादा बन सकते हैं। मतलब एक छोटी सी गम की कीमत। ये सुनने में शायद मजाक लगे, पर ये सीधे सीधे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कितना बढ़िया उदाहरण है। सही कहा कि आज की छोटी सी फिजूल खर्ची से हम भविष्य में कितना कुछ खो सकते हैं। ये बचत और निवेश की ताकत दिखाता है ना। बिल्कुल, छोटी बचत बड़ा कमाल। लेकिन लेखक ये साफ करते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। भविष्य में भी उनकी मैजिक फॉर्मूला रणनीति से ऐसे ही शानदार नतीजे मिलेंगे, ऐसा वो नहीं कहते। पर उनका मानना है कि जो सिद्धांत हैं इस रणनीति के पीछे, सिद्धांत वो बाजार के औसत प्रदर्शन को हराने का एक क्या कहते हैं मजबूत तरीका बने रहेंगे, बशर्ते निवेशक टिका रहे। उतार चढ़ाव में टिके रहना, हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट देखिए, शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। किताब कहती है कि स्टॉक मार्केट में जो रोजाना इतनी खरीद फरोख्त होती है ना, हाँ, बहुत ज्यादा होती है। उसमें से ज्यादातर का उस कंपनी को कोई सीधा फायदा नहीं होता जिसके शेयर इधर से उधर हो रहे हैं। मतलब ये बस शेयर होल्डर्स के बीच का लेन देन है। हाँ, ज्यादातर। ये तो दिलचस्प बात है। हालांकि देखिए, कंपनियों को पैसा जुटाने के लिए एक एक्टिव बाजार तो चाहिए ही,
जिससे किताब में वो जेसन की गम शॉप का उदाहरण है ना। हाँ, विस्तार के लिए। बिल्कुल। लेकिन लेखक का मानना है कि रोज जो ट्रेडिंग होती है उसका शायद 95% से ज्यादा हिस्सा गैर जरूरी है। 95% मतलब बाजार इसके बिना भी चल सकता है? उनके हिसाब से हाँ, शायद ज्यादा कुशलता से। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ज्यादातर ट्रेडिंग सिर्फ शेयरों का लेन देन है तो पैसा असल में कहाँ सबसे ज्यादा मूल्य बना रहा है? और यहीं से किताब एक बड़े मुद्दे पर आती है। हाँ। कि वित्तीय सफलता पाने के बाद उस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है समाज के लिए। बिल्कुल। और यहीं पर वो समाज को वापस देने की बात करते हैं, गिव बैक करने की। और खासतौर पर वो शिक्षा व्यवस्था में निवेश की पुरजोर वकालत करती हैं। कहती हैं कि ये पूंजी पर उच्च रिटर्न वाला क्षेत्र है। शिक्षा कैसे? उनका तर्क सीधा है, अच्छी शिक्षा से ही तो काबिल लोग निकलते हैं, नए उद्यमी, वैज्ञानिक, पेशेवर, और यही लोग तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। मतलब शिक्षा में लगाया गया पैसा एक तरह से समाज में कई गुना होकर वापस आता है। बिल्कुल सही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये समाज के लिए। इसी बात को समझाने के लिए किताब एक तुलना भी करती है ना? एक असफल बिजनेस, हाँ, वो जस्ट ब्रोकली नाम की दुकान, और एक असफल सरकारी स्कूल। क्या तर्क है उनका? वो कहती हैं कि पूंजीवाद में अगर कोई बिजनेस खराब चलता है तो वो बंद हो जाता है। हाँ, और पैसा कहीं और बेहतर जगह लग जाता है। सही। लेकिन सरकारी स्कूलों में, खासतौर पर गरीब इलाकों के स्कूलों में, उनका दावा है कि खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों या स्कूलों पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो नतीजा? नतीजा ये कि खराब काम की कोई सजा नहीं, अच्छे काम का कोई खास इनाम नहीं, और पैसा भी वहां असरदार तरीके से नहीं पहुंच पाता जहां उसकी जरूरत है या जहां वो बेहतर नतीजे दे सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर समाधान क्या सुझाते हैं वो? किताब का सुझाव है कि स्कूलों में भी बिजनेस जैसे मतलब पूंजीवादी सिद्धांत लागू होने चाहिए। जैसे नतीजों के आधार पर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो सरकारी स्कूलों में सुधार करके हो या फिर चार्टर स्कूल हो या वाउचर प्रोग्राम हो। यानी प्रदर्शन को सीधे फंडिंग या प्रोत्साहन से जोड़ना। कुछ वैसा ही। उनका मानना है कि इसी तरह शिक्षा में लगाया गया पैसा सही मायनों में रिटर्न देगा समाज के लिए। किताब में कुछ वेबसाइट्स का जिक्र भी है जो इस दिशा में काम कर रही हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या खास बातें निकल कर आईं? पहली तो ये कि लंबे समय के निवेश में वाकई बड़ी ताकत है, भले ही हम उसकी बहुत ज्यादा बारीकियों में ना भी जाएं। हाँ, और दूसरी, छोटी बचत भी अगर जल्दी शुरू की जाए तो बहुत मायने रखती है, वो 25 सेंट वाली गम। बिल्कुल। और तीसरी, स्टॉक मार्केट की रोजमर्रा की जो इतनी हलचल है उसके असल मूल्य पर एक अलग नजरिया मिला। सही। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात कि कामयाब होने पर समाज को, खासकर शिक्षा के जरिए, वापस देने की जिम्मेदारी। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि कैसे लेखक ने निवेश के सिद्धांतों को, जैसे पूंजी पर रिटर्न, खराब प्रदर्शन के नतीजे, शिक्षा जैसी एक बड़ी सामाजिक चुनौती पर लागू करने की कोशिश की है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या जीवन या समाज के और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम संसाधनों के सही इस्तेमाल और सफलता को बढ़ावा देने वाले इसी नजरिए से देखें तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है, जैसा उन्होंने व्यापार और शिक्षा के लिए सुझाया है। बिल्कुल। एक अलग दृष्टिकोण सोचने के लिए एक नया आयाम देता है।